कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस समय इकाई 10 चल रहा है और इकाई 10 में आप देखेंगे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रमणिका गुप्ता की रचना आपहुदरी की। वैसे आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो बैच चल रहा है इस बैच में यूजीसी नेट के अलावा यूपीएचईएससी यानी हायर यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कराई जाती है। साथ में दोनों सिलेबस हम लोग लेकर चल रहे हैं। जैसे कि आज हमने इकाई 10 में जो आपहुदरी दिया रमणिका गुप्ता का, दूसरा पीडीएफ दिया गया यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है। जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है निराला के पत्र। तो 2 लेक्चर प्रतिदिन लोगों को दिए जा रहे हैं और यह भी इकाई 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाएगी। नया बैच प्रारंभ हो चुका है। उस नए बैच के लिए अभी से ही लोगों का एडमिशन प्रारंभ है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं लिखा है महत्वपूर्ण विस्तृत ऑनलाइन कक्षा। बिल्कुल विस्तृत सारी चीज़ें लेकर हम लोग चलेंगे। इस तरह से हर बिंदु पर ध्यान दीजिए किस तरह से आपको पढ़ना है किसी भी रचना को। आप देखें इस पूरे वीडियो में आपको अंत तक सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर रमणिका गुप्ता से कोई भी प्रश्न परीक्षा में आता है तो आपका गलत नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित लोग हैं वो ध्यान दें, यूजीसी नेट की परीक्षा जून में नहीं होगी। यूजीसी नेट की जो परीक्षा है जैसा कि आप जानते हैं कि जून में होता है, फिर दिसंबर में होता है, तो जून में नहीं हो पाएगा। उसका कारण यह है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, आपका फॉर्म नहीं आया, कब फॉर्म फिल होगा, कब उसमें करेक्शन होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो ये मान कर चलिए कि अगस्त या सितंबर, जुलाई या अगस्त, सितंबर तो बहुत दूर की बात हो, जुलाई या अगस्त में आपकी परीक्षा होगी। तो अभी इतना समय है कि अगर पूरी तरीके से अपने आप लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो लक्ष्य दूर नहीं है। आप बहुत आराम से अपना पाठ्यक्रम समाप्त कर सकते हैं। लगातार 3 से 4 घंटे प्रतिदिन अगर अभी से आप पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा तक बहुत आराम से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर जुड़ सकते हैं, फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे यहाँ जो शेड्यूल है वो ये है कि सुबह 10 बजे पीडीएफ दिया जाता है, उसी टॉपिक पर दोपहर में 2:30 बजे वीडियो लेक्चर दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसे आप डेमो भी समझ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर डेमो चाहिए, तो इसे आप डेमो भी समझ सकते हैं। और इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में प्रश्नोत्तरी कराई जाती है। तो जो हमारे नए मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन हो चुका है वो ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी चीज़ें पीडीएफ में नहीं है बताई जाए उसे लिखते चलें। और इसी के साथ यह भी ध्यान दें कि प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करते चलें। डॉक्टर रेखा ध्यान है ना, जो चीज़ें बता रहे हैं उसे आप ध्यान रखिएगा। योगेश है, ममता है, निशा है, प्रतिमा है, लिमेश्वर है, विभा है, मंजीत कौर हैं, सुधांशु हैं, रजनीकांत हैं, वो मोती हैं, जीवन भारती, काजल, ये जितने नए लोग हैं जिनका एडमिशन अभी हाल में हुआ, आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, इस तरीके जिन लोगों का एडमिशन हुआ है वो लोग ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ का। ये वीडियो पब्लिश है, इसे हमारे चैनल पर जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं अंत तक ज़रूर देखें और किस तरीके से किस किस पॉइंट पर आपका ध्यान होना चाहिए हर रचना में वो जरूर ध्यान दें। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मूल रचना पढ़ने से पहले रमणिका गुप्ता की बात करेंगे, लेखिका की बात करेंगे। जैसे हम लोग निबंध पढ़ते हैं तो पहले निबंधकार की बात करते हैं, फिर मूल निबंध पर आते हैं। उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यासकार की बात करते हैं, अन्य रचनाएं जो उसकी हैं उसकी बात करते हैं, फिर उपन्यास की बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से इकाई 10 में भी आप देख रहे हैं इनके आत्मकथा पढ़ने से पहले हम लोग रमणिका गुप्ता की बात करेंगे। इनका जन्म 22 अप्रैल 1930 ईस्वी में पंजाब के सुनाम में हुआ था। इनका देहांत 23 मार्च 2019 को दिल्ली में हुआ। इनके पिता का नाम प्यारेलाल बेदी, माता का नाम लीलावती है। ये बहुत ही उदार भी थी और जिद्दी भी थी। आपहुदरी में उन्होंने कहा है कि पिता से मुझे उदारता मिली है तो वहीं माँ से मुझे जिद विरासत में मिली है। यह आपहुदरी में उन्होंने कहा है। इनका जो कविता संग्रह है वो कुछ इस प्रकार का है, जिसे गीत अतीत, अब और तब, खूंटे आम आदमी के लिए, प्रकृति युद्धरत है, कैसे करोगे बंटवारा इतिहास का, विज्ञापन बनता कभी, पत्तियां प्रेम की,
आदमी से आदमी तक तिल तिल नूतन, तुम कौन, भीड़ 70 वर्ष में चलने लगी है, कोयले की चिंगारी, मैं हवा लिखना जानती हूँ, भला मैं कैसे मरती, मैं आज़ाद हुई हूँ, अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम। तो ये इनका कविता संग्रह है। इनका एक कविता संग्रह ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब और तब, क्योंकि अब और तब, वर्तमान और अतीत की बात इन्होंने अब और तब में की है। और ये जो कविता है वो 4 खंडों में विभक्त है। 4 खंड कौन कौन से हैं? अगर आपके पास कॉपी पेन है तो जरूर लिखें। 4 खंड कौन कौन सा है? तो पहला खंड लिखें, पहला खंड इसका लिख लें, अब और तब का पहला खंड लिखें, विषय बदल गया। पहला खंड लिखें, विषय बदल गया, विषय बदल गया, विषय बदल गया। दूसरा खंड लिखें, दूसरा खंड लिखें, प्रकृति, दूसरा खंड लिख लीजिए प्रकृति। तीसरा खंड लिख लीजिए भावना, तीसरा खंड लिखिए भावना। चौथा खंड लिख लीजिए विचार। तो इस कविता के 4 खंड हैं। अब और तब, अतीत और वर्तमान की जो बात की गई है इस कविता में, इस कविता संग्रह में 4 खंड हैं। विषय बदल गया, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है भावना, चौथा है विचार। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनका कहानी संग्रह बहु जुठाई, जिसमें कुल 11 कहानियाँ संकलित हैं। उपन्यास इनका मौसी है, सीता है। इनका आत्मकथा 2 आत्मकथाएं हैं, हादसे और आपोहदरी। हादसे जो कि 2005 में प्रकाशित हुआ, आपोहदरी 2016 में प्रकाशित हुआ। जहां एक तरफ हादसे में उनके ट्रेड यूनियन और राजनीतिक जीवन का हादसा इसमें वर्णित है, वहीं आपोहदरी में पारिवारिक और निजी जीवन वृत्तांत उन्होंने दिया है। आपोहदरी में जिस समय हादसे आत्मकथा प्रकाशित हुई, इसी समय और भी आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं। जैसे रमाशंकर आर्य, लिखना चाहें तो लिख लें। फिर लाइव कक्षा में यह मत कहिएगा आप लोग कि सर आपने बताया नहीं, सुमेलित कौन है, सुमेलित कौन सा नहीं है, कुछ इस तरीके का प्रश्न जब पूछा जाता है। रमाशंकर आर्य का घुटन शिल्पायन, रमाशंकर आर्य का लिखिए घुटन शिल्पायन 2005 में प्रकाशित हुआ। सुशीला राय का एक अनपढ़ आदमी, लिख लीजिए। आवाज़ आ रही मेरी ना? योगेश, ममता, निशा, डॉक्टर रेखा, काजल, ध्यान दीजिए, मंजीत कौर, जीवन भारती, ओमोती, विभा, जितने नए लोग हैं जरूर ध्यान दें और लिखते भी चलें। रमाशंकर आर्य का घुटन शिल्पायन, सुशीला राय का एक अनपढ़ कहानी, और वहीं रमणिका गुप्ता का हादसे। ये 2005 में तीनों आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं। हादसे आत्मकथा के बारे में अगर बात करें तो इसमें रमणिका गुप्ता के स्त्री पक्ष की कहानी से कहीं आधुनिक एक राजनीतिक कार्यकर्ता की कहानी है हादसे। यह आत्मकथा कौशल्या वैसंती के दोहरा अभिशाप से इस तरह सामने रखती है। अब यहाँ पर आप देखें कौशल्या वैसंती का दोहरा अभिशाप भी आपको मिल गया, रमाशंकर आर्य का घुटन शिल्पायन भी आपको मिल गया, सुशीला राय का एक अनपढ़ कहानी भी मिल गया। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पर आपको जानने को, सीखने को मिलती हैं। तो इस तरह साम रखती कि दोनों में लेखिकाएं जानती हैं कि दलित स्त्रियों की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, इसके लिए खुद उन्हें ही आगे आना होगा। हादसे में रमणिका गुप्ता कोयला खदानों में काम करने वाली जो मजदूरें हैं, महिलाएं हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करती हैं। तो वहीं दोहरा अभिशाप में जो कौशल्या वैसंती हैं, कौशल्या वैसंती ने दलित नारी की उन्नति कर समाज की तरक्की चाहती हैं। यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं रमणिका गुप्ता की रचना, जो हादसे की बात कर रहे हैं हम लोग, हादसे में एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा समय दीजिए, 1 मिनट, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दें। जब बात हादसे की आती है तो हादसे में राजेंद्र यादव की जो आत्मकथा है, राजेंद्र यादव, नाम तो आपने सुना ही होगा, राजेंद्र यादव। हादसे में राजेंद्र यादव की आत्मकथा की तरह जीवन दर्शन नहीं है। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा की तरह इसमें स्त्री के पारिवारिक सामाजिक सुखों की दास्तान नहीं है, और ना ही काका हाथरसी के जैसे हास्य व्यंग शैली में जीवन रहस्य खोलने वाला कथा है। ऐसा कुछ भी नहीं हादसे में।
अब आप सोच रहे होंगे फिर हादसे में है क्या? भाई राजेंद्र यादव की आत्मकथा जैसा इसमें जीवन दर्शन नहीं है, मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा की तरह इसमें स्त्री के पारिवारिक सामाजिक सुखों की दास्तान नहीं है, काका हाथरसी के आत्मकथा के जैसे इसमें हास्य व्यंग नहीं है, रहस्य खोलने वाली कथा नहीं है, फिर है क्या हादसे में? तो हादसे में है खेतों खलिहानों और खादानों के बीच घूमने वाली उस महिला की कहानी है जो मजदूर हितों के लिए सदा अपने प्राण हथेली पर रखकर चलती रहती है। इसके साथ ही हादसे में अनुभवों और कार्यकर्ताओं की ईमानदार प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। रमणिका गुप्ता के बारे में कहा गया है कि यह आत्मकथा अन्य से मिला है, अन्य से मिला भी है और अन्य से भिन्न भी है, और इसके 4 पहलू हैं। अन्य से भिन्न है और 4 पहलू हैं। राजनीतिक संघर्ष इसमें आपको मिलेगा, हादसे में व्यक्ति जीवन आपको मिलेगा, यात्रा वृत्तांत भी मिलेगा, साहित्यिक यात्रा मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, यह जो आत्मकथा है वो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न अभी मैंने आपको बताया कि राजेंद्र यादव की आत्मकथा की तरह इसमें जीवन दर्शन नहीं है, मैत्रेयी पुष्पा की तरह इसमें स्त्री के पारिवारिक सामाजिक सुखों की दास्तान नहीं है, और ना ही काका हाथरसी के आत्मकथा के जैसे हास्य व्यंग इसमें है। ठीक उसी तरीके से प्रभा खेतान नाम सुना होगा। प्रभा खेतान की आत्मकथा भी आप जानते ही होंगे, मेरे बताने से पहले भी आपको पता होगा। अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या में जहां लड़की का जन्म का विरोध करने वालों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है, वहीं रमणिका गुप्ता के आपोहदरी में भी आपको वह विरोध देखने को मिलेगा। हादसे में भी वह विरोध आपको देखने को मिलेगा। वहीं कृष्णा अग्निहोत्री की भी आत्मकथा आप लोगों को पता होगी। कृष्णा अग्निहोत्री, क्या नाम है? कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा का क्या नाम है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कृष्णा अग्निहोत्री की जो आत्मकथा है, लगता नहीं है दिल मेरा, इसमें अनचाहे दाम्पत्य जीवन से मुक्त होने का साहस दिखाया गया है, लगता नहीं है दिल मेरा में। इतना ही नहीं, अनीता राकेश की भी आत्मकथा आपने देखा होगा। अनीता राकेश की आत्मकथा पता है ना आप लोगों को? अनीता राकेश का चंद सत्रे तो आपको पता होगा ना। तो चंद सत्रे और एक स्त्री की परंपरागत वैवाहिक संस्था के अस्तित्व को लेकर नकार करके आधुनिक युग के लिव इन रिलेशनशिप की कल्पना तामीर की गई है। ठीक उसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप आपको रमणिका गुप्ता के आपोहदरी में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, पद्मा सचदेवा नाम आपने सुना होगा। मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएं, और यह ऐसी रचनाएं हैं जो लगभग हिंदी साहित्य की परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। पद्मा सचदेवा की जो रचना है बूंद बावड़ी, जो आत्मकथा है बूंद बावड़ी, बहुत बार पूछा गया है। बूंद बावड़ी, इसमें स्त्री शिक्षा के महत्व और अशिक्षा के कारण जो स्त्रियों की दुर्दशा है, उस दुर्दशा की जमीनी हकीकत पद्मा सचदेवा ने अपनी आत्मकथा बूंद बावड़ी में प्रस्तुत किया है। वहीं मैत्रेयी पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बस है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं तो संक्षेप में थोड़ा तो पता ही होगा। मैत्रेयी पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बस है। कस्तूरी कुंडल बसे में इसमें आप देखेंगे कि विवाह के बाद यानी विवाहेतर संबंधों को स्वाभाविक दृष्टिकोण से वो देखती हैं और स्त्रियों के चरित्र को उनकी यौन सुचिता से नहीं जोड़ती हैं मैत्रेयी पुष्पा। और यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी आपोहदरी में। इसीलिए हादसे में रमणिका गुप्ता ने कहा है कि मैं जानती हूं कि पुरुष औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है और औरत पुरुष की। यह हादसे में रमणिका गुप्ता ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी कमजोरियों को मजबूर वर्ग
जो मजदूर वर्ग है, जो मजबूर रहता है, आर्थिक स्थिति नहीं सही होती है, वह मजबूर जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग स्नेहवर्ष मेरी लीला या छल कहकर उसे नजरअंदाज कर देता है। और बचपन से ही मैं खुड़सर थी। खुड़सर मतलब खुद से जीने की लालसा, खुद से कमाने की, स्वतंत्र रहने की इच्छा मेरी थी, खुड़सर। और इस खुड़सर का मतलब होता है पंजाबी भाषा में आपहुदरी। यानी आपहुदरी किस भाषा का शब्द है? तो पंजाबी भाषा का शब्द है। आपहुदरी पंजाबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। उन्होंने यानी रमणिका गुप्ता ने हादसे में कहा है कि लोग स्त्री कार्यकर्ताओं को अपना कलेवा मानते थे, जिसे भूख लगने पर खाने को स्वरजित जन्मसिद्ध अधिकार उन्हें प्राप्त था। जैसे उनकी नज़र में बिना किसी पुरुष नेता वृक्ष का सहारा लिए महिला नेता पनप और बढ़ ही नहीं सकती थी। और मैं थी कि मैं लता बनने को तैयार नहीं थी। ये उन्होंने रमणिका गुप्ता ने आपहुदरी में हादसे में कहा है। हादसे में खास करके बिहार की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। हो सकता है बाई द वे अगर कभी पूछा जाए कि कहाँ की महिलाओं को केंद्र में रखकर लिखा गया, तो ध्यान रखना बिहार। अब बात करते हैं आपहुदरी की। आपहुदरी को रमणिका गुप्ता ने यहाँ पर देखेंगे तो आपहुदरी में उन्होंने मुख्य 9 बातों को ध्यान में रखकर लिखा है। 9 बातें इनकी इस आत्मकथा में आपको देखने को मिलेगी। यौन संबंधों की खुली दास्तान, बाल यौवन शोषण, रिश्तों की सत्यता, सामंती सोच का प्रभाव, आर्य समाज का प्रभाव, मनोविज्ञान की समझ, रियासतों की सच्चाई, कुप्रथाएं एवं स्त्रियों की स्थिति, छुआछूत, जात पात एवं अंधविश्वास। अब अगर बाई द वे आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में, तो भी इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आपहुदरी की विशेषता क्या है या विषय वस्तु क्या है। तो यौन संबंधों की खुली दास्तान है ये, बाल यौवन शोषण इसमें दर्शाया गया, रिश्तों की सत्यता इसमें बताई गई, सामंती सोच का प्रभाव इसमें आपको देखने को मिलेगा, आर्य समाज का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, मनोविज्ञान की समझ आपको मिलेगी, रियासतों की सच्चाई बताई गई है, कुप्रथाएं और स्त्रियों की स्थिति का वर्णन किया गया, छुआछूत, जात पात और अंधविश्वास का भी वर्णन किया गया है। तो अगर इन 9 बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिए कि अगर रमणिका गुप्ता से प्रश्न आता है परीक्षा में तो आपका गलत नहीं होगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। जो हमारे नए मेंबर्स हैं खासकर वो जरूर ध्यान रखें। तो आइए एक एक बिंदु पर हम लोग बात करते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यौन संबंधों की खुली दास्तान है। ये आपहुदरी क्या है? तो आपहुदरी यौन संबंधों की खुली दास्तान है, जिसमें यौन संबंधों के बारे में उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ वर्णन किया है। हादसे में जहां बाह्य संघर्ष मिलता है, वहीं आपहुदरी में आंतरिक संघर्ष मिलता है। और यह आंतरिक संघर्ष खासकर अपने परिवार को लेकर इन्होंने, अपने रिश्तेदारों को लेकर इन्होंने लिखा है। और यह आंतरिक संघर्ष है, जबकि बाह्य संघर्ष जो लिखा गया वो समाज के प्रति लिखा गया, समाज के लिए लिखा गया। लेकिन आपहुदरी में जो आंतरिक संघर्ष वो इनके परिवार से मिला है। सिगमंड फ्रायड के विचारों से प्रभावित हैं रमणिका गुप्ता। और आपहुदरी में ये लिखती हैं, क्या लिखती हैं आपहुदरी में, कि कभी कभी मैं स्वयं अपने शरीर में होते बदलाव को देखती, छूती और अपने अंगों को सहलाती, मुझे कुछ बदला बदला नजर आता। ये सिगमंड फ्रायड के प्रभावों से, के विचारों से प्रभावित हैं। ये भी तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रमणिका गुप्ता ने लिखा है कि मैं सबसे पहले बलराम के प्रति आकर्षित हुई। आकर्षित होने का एक और कारण था, उपेक्षा का शिकार थी। रमणिका गुप्ता उपेक्षा का शिकार थी। किसकी उपेक्षा का शिकार? अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि उपेक्षा का शिकार थी तो किसके उपेक्षा का शिकार थी? अपने परिवार के उपेक्षा का शिकार थी।
अपने रिश्तेदारों की उपेक्षा का शिकार थीं, क्योंकि घर में ये बड़ी थी, इनकी जो छोटी बहन थी वो खूबसूरत थी, गोरी थी, जबकि ये बदसूरत थी। तो इसलिए ये उपेक्षा की शिकार थी। तो रमणिका गुप्ता ने लिखा कि सबसे पहले मैं बलराम के प्रति आकर्षित हुई, और उन्होंने लिखा कि उन दिनों मानो किसी ने हमारी पोर पोर में बलराम लिख दिया। यह हम दोनों के लिए प्रेम का पहला एहसास था। वह दूसरी बार अपनी सहेली की भाई हामिद के प्रति आकर्षित होती हैं, लेकिन लोगों को देखने में, लोगों के समझने में वो हामिद को भाई कहती थी, भाई कह के संबोधित करती थी हामिद को, और कभी कभी तो यहाँ तक था वो राखी बांधने भी हामिद को पहुँच जाती थी। लेकिन हामिद से मिलती हैं, हामिद से प्रेम करती हैं, शारीरिक संबंध भी हो जाता है हामिद से। 1947 में रमना का विवाह वेद प्रकाश गुप्ता से। रमना, मैंने रमना शब्द यूज किया, अब हो सकता है कि आप परेशान हो, परेशान मत होइए। रमना इनके घर का नाम है, लोग इन्हें प्यार से रमना कहते थे। रमना मतलब रमणिका, बाद में जो लिखा पढ़ी में इनका नाम हुआ वो रमणिका हुआ, घर में इन्हें लोग प्यार से रमना कहते थे। तो 1947 में रमना का विवाह वेद प्रकाश गुप्ता से हुआ। वेद प्रकाश के भाई का नाम यशपाल था। वेद प्रकाश शक्की मिजाज के थे, बार बार शक करते थे। वेद प्रकाश रमणिका और अपने भाई यशपाल के संबंधों पर उन्हें शक होने लगा। तब रमणिका ने कहा है कि यशपाल तो मुझे बच्चे जैसा नजर आता था, मेरे सामने उसके व्यक्तित्व का कोई ऐसा अंश ही नहीं था जो मेरे अनुरूप या समकक्ष हो। मैं फूट फूट कर रोई थी उस दिन। और आगे फिर उन्होंने कहा कि जब ऐसा ही शक करना है पति को, मैं भले पति को प्रेम करती हूँ, पति पर सारी चीज़ें मैं न्यौछावर करती हूँ प्रकाश पर, लेकिन प्रकाश मुझे अक्सर क्या हमेशा शक की नज़रों से देखता था। तब उन्होंने कहा कि फिर मेरा मन ऊब गया और मेरे नृत्य जो प्रशिक्षक थे बलजीत, मैं बलजीत की तरफ आकर्षित हुई, और उन्होंने कहा कि मैं जितनी भी वफादार रहूं, प्रकाश तो मुझ पर शक करेगा ही। क्या मतलब है इस निष्फल बेमतलब वफादारी का? जब वफादार होने पर भी शक की नज़रों से ही देखा जाना है तो शक को सच हो जाने दो, क्या हर्ज है। तो ये कहा है उन्होंने। उसके बाद दूसरा जो उसमें अध्याय उन्होंने दिया, बाल यौवन शोषण। उन्होंने कहा कि पहले मुझे कोई चीज़ पता नहीं थी, मैं छोटी सी बालिका थी, मैं कुरूप थी, मैं काली थी, इसलिए लोगों का मेरे पर कोई शक नहीं होता था किसी से जो भी संबंध होता था। और लोग कहते थे कि अगर इसके साथ संबंध कुछ हो जाएगा, इसके साथ अगर कुछ भी करेंगे तो लोग इसकी बातों का यकीन नहीं करेंगे। मैं नौकर के पास, नौकर जो था, नौकर मेरे साथ छेड़छाड़ी करता था। एक शिक्षक जो थे आते थे पढ़ाने, शिक्षक भी अश्लील हरकतें करते थे, जबकि शिक्षक पर माता और पिता का पूरा विश्वास था, और उस विश्वास का फ़ायदा उठाते हुए उसने मेरे साथ अश्लील हरकतें की। और जब मेरा बलराम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, प्रेम पत्र लिखती थी, एक बार प्रेम पत्र उसके हाथ में, मास्टर के हाथ में, शिक्षक के हाथ में लग गया तो बार बार धमकी देता था कि यह प्रेम पत्र वो उसके माता पिता को दिखा देगा, और इस धमकी के बहाने वह अश्लील हरकतें करता रहता था। जो दूसरा अगला अध्याय है रिश्तों की सत्यता, इसमें पारिवारिक रिश्तों पर सवाल उठाया गया। अपने परिवार के लोगों के चरित्र पर सवाल उठाया, परिवार में यहाँ तक कि पिता के चरित्र पर सवाल उठाया गया। पिता एक नहीं कई महिलाओं के साथ उनका अनैतिक संबंध था। उन्होंने कहा संतरा नाम की एक हरियाणवी लड़की थी, उस हरियाणवी लड़की के साथ भी उसका पिता का गलत संबंध था। मुझे सारी चीज़ें पता थी, मैंने लिखा भी। उसका पति उसे बार बार मारता था, पीटता था, भगाता था। बाद में वो पिताजी के पास आती है दवा के बहाने और कहती हिस्टीरिया नामक रोग है, और पिता से मिलती है, उनके साथ अनैतिक संबंध होता है, और वो बच्चे की तलाश में रहती है, बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, उसकी दोनों कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने रिश्तों की सत्यता अध्याय में उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ लिखा है। यहाँ तक कि अन्य स्त्रियों के साथ पिता के अनैतिक संबंधों का जिक्र किया, नाना मौसी के संबंधों का भी उन्होंने जिक्र किया है।
सामंती सोच का प्रभाव, इसमें उन्होंने बताया है सामंती सोच के प्रभाव में कि वीरता, शौर्य, फराख दिली, दान, मान, सम्मान सब सामंती गुण है। मैं भी सामंती परिवार में पली थी, मेरे साथ भी कुछ वैसा ही था। और इसके साथ जुड़े हैं अभिमान, गुस्सा, बर्बरता, शोषण और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने की ग्रंथि और दया। ये सामंती सोच के प्रभाव में उन्होंने बताया है। आर्य समाज का प्रभाव, इनके परिवार पर आर्य समाज का प्रभाव था। यद्यपि उनका परिवार हिंदू रीति रिवाजों और कर्मकांडों को निभाता था। जो दादी थी वो सारे कर्मकांड हिंदू रीति रिवाज से करती थी, पूजा पाठ करती थी, हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। और यहाँ तक कि लेखिका ने खुद कहा है कि मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। लेकिन मेरे परिवार में आर्य समाज का प्रभाव होने से क्या हुआ है, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। अब यहाँ से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आपोदरी में यह बताया गया कि आर्य समाज के प्रभाव से क्या क्या फर्क पड़े। तो पहला, स्त्रियों में जो पर्दा प्रथा था वो पर्दा प्रथा समाप्त हो गया, और इसी पर्दा प्रथा के समाप्त होने से ही वह बाहर निकल सकी। इसी पर्दा प्रथा के समाप्त होने से वो बाहर निकल सकी, घर से बाहर जा सकी और शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरी चीज, घर में रविवार को हवन होता था। रविवार को हवन, ये भी आर्य समाज की ही देन है। तो ये बहुत सारे कारण हैं और यही बता रही आर्य समाज का प्रभाव में उन्होंने बताया है कि इसी आर्य समाज के प्रभाव के कारण मैं पढ़ सकी, मैं आगे बढ़ सकी, समाज में घुल मिल सकी, लोगों से मिलजुल सकी। इन सारी चीज़ों का प्रभाव उन्होंने आर्य समाज के कारण ही बताया है। उन्होंने ये कहा आगे कि आर्य समाज का प्रभाव घर में बढ़ रहा था। पटियाला में नाना की हवेली जिस मोहल्ले में थी, वहीं बाजार चौक में आर्य समाज का मंदिर था। वहाँ हर रविवार को हवन होता था। मेरे परिवार में भी रविवार को हवन होता था। कहीं से मुझे एक बार सत्यार्थ प्रकाश किताब मेरे हाथ लग गई। सब पूजा पाठ छूट गया। जो मैं हनुमान चालीसा करती थी, 40 बार पाठ करती थी, सब कुछ छूट गया। पूजा से विश्वास क्या खत्म हुआ कि फिर कभी उस पर विश्वास नहीं कर पाई। ऐसे एक बार कॉलेज में पढ़ रही थी, वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई और उन्हीं बातों के दौरान उन्होंने लिखा कि मैं टस से मस नहीं हुई। मैं ठीक कहती हूँ, मैंने पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश में, भगवान मूर्ति में नहीं सबके मन में है। सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंचे नीचा नहीं है। वैदिक युग में कोई औरत पर्दा नहीं करती थी, फिर हम पर्दा क्यों करें। ये जो कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जब बात सत्यार्थ प्रकाश की आएगी तो इस सत्यार्थ प्रकाश से आपको यह समझ लेना चाहिए कि किसकी आत्मकथा का अंश है। तो रमणिका गुप्ता के आपोदरी का है, क्योंकि उसमें जो अध्याय है, जो खंड है, उस खंड के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आर्य समाज का प्रभाव, किसके परिवार पर आर्य समाज का प्रभाव था, तो रमणिका गुप्ता के। तो इसलिए इस तरीके से आपको पहचानना है। मनोविज्ञान की समझ, यह आत्मकथा बहुत कुछ कथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें परिवार के सदस्यों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से परखने की कोशिश की गई है। चाहे वो भाभी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिता हो, चाहे माता हो, चाहे मौसी हो, सबको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से परखने की कोशिश की गई है। और उन्होंने खास तौर पर जो केंद्रीय पात्र के रूप में यहाँ पर लिया है मनोविज्ञान की समझ में, उन्होंने भाभी को लिया है, जो कि इनसे आयु में 7 वर्ष की बड़ी हैं। जहाँ तक रियासतों की सच्चाई की बात है तो उन्होंने किस रियासत का जिक्र किया है, तो उन्होंने महाराजा भूपेंद्र के रियासत की जिक्र की है। उन्होंने कहा है कि रियासतों की सच्चाई यह है कि किसी वैश्य को रखनी या रखैल बनाना बड़े लोगों की संस्कृति थी। जो महाराजा भूपेंद्र थे उनकी 360 पत्नियां थी। आखिर की उनकी जो 2 पत्नियां थीं वो क्रमशः 11 और 16 वर्ष की थीं। रियासतों की सच्चाई अध्याय में उन्होंने एक बार यह भी बताया है कि एक बार की बात है, हुआ ये कि मेरे नाना थे और मेरे नाना जी इन्हीं महाराजा भूपेंद्र के यहाँ दीवान थे। महाराजा भूपेंद्र को एक बार पता चला कि मेरी मौसी जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। महाराजा भूपेंद्र को जब पता चला
कि हमारी मौसी बहुत सुंदर है। तो उन्होंने मेरे नाना को बुलवाया। नाना मेरे दरबार में पहुंचते हैं और मौसी के बारे में बहुत सारी पूछताछ करते हैं और कुछ बातें उन लोगों के बीच में हुई, लेकिन मेरे नाना इनकार कर जाते हैं और दीवानी से इस्तीफा दे देते हैं और जल्दी से लड़का ढूंढकर मौसी की शादी कर देते हैं। तो ये रियासतों की सच्चाई में रमणिका गुप्ता ने बताया है। कुप्रथाएं और नारियों की स्थिति की अगर बात करें तो समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं थी, नारियों की क्या स्थिति थी, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। यह केवल एक महिला की आत्मकथा नहीं बल्कि समाज में फैली कुप्रथाओं का एक आईना है। पंजाब में कुड़ीमार प्रथा थी। कुड़ीमार लड़कियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता था। यह कुड़ीमार प्रथा कब से प्रारंभ हुई, किस वंश से प्रारंभ हुई, कितने लोगों को पता है? आप लोगों में से रमणिका गुप्ता का अपोहदरी कितने लोगों ने पढ़ा है? आप लोगों में से मैंने तो सुबह ही पीडीएफ भेज दिया था आप लोगों को। भाई हमारे यहाँ जो शेड्यूल है सुबह 10 बजे जो पीडीएफ दिया जाता है उसी पर आधारित दोपहर में 2:30 बजे लेक्चर दिया जाता है जो आप देख रहे हैं, और फिर उसी पर आधारित रात में 9 बजे प्रश्न कराया जाता है। तो अगर आपने पीडीएफ पढ़ा होगा तो आपको कुड़ीमार प्रथा मिली होगी। किस वंश से प्रारंभ हुई कुड़ीमार प्रथा? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे बताने से पहले पता था आपको या नहीं। वेदी वंश, वेदी वंश। क्यों कमेंट आप लोग करते नहीं, कमेंट जरूर कर दिया करें। उससे आपकी प्रतिक्रिया से यह पता चलता है कि आप कितनी तन्मयता के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। वेदी वंश एक तरफ जहां गुरु परिवार और सिख जीवन दर्शन और जीवन शैली का सिरमौर था, वही बेटियों के मामले में वो कुड़ीमार कहा जाता था। होता यह था कि जो गुरु परिवार था, गुरु परिवार में जो लड़कियां होती थी वो लड़कियां दूसरों का पैर नहीं छू सकती थी, और ये बात मध्यम वर्ग के लोगों को पसंद नहीं था। तो मध्यम वर्ग के लोग अपने घर में उनके घर की लड़कियां ब्याहना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब वो लड़की आएगी और किसी का पैर नहीं छुएगी, ये प्रथा है उनके यहाँ, तो फिर उनकी लड़की कौन ब्याहेगा। और इस पर उस वंश को गुस्सा आ जाता है और सारी बेटियों का कत्ल कर देते हैं, और वहीं से कुड़ीमार प्रथा का प्रारंभ होता है। रमणिका गुप्ता ने अपनी इस आत्मकथा में ये कहा है कि कुड़ीमार प्रथा मेरे भी घर में थी, लेकिन मेरे ताऊ जी के कहने से एक बार बचा लिया गया, तब से नहीं है, नहीं तो मेरे भी खानदान में ये कुड़ीमार प्रथा चल रही थी, और तभी से घर में लड़कियां, कुल में वंश में लड़कियां बचने लगी। और ठीक इसी तरीके से छुआछूत, अंतिम जो अध्याय है छुआछूत, जात पात और अंधविश्वास के बारे में, समाज में फैले छुआछूत, जात पात, अंधविश्वास, इन सब के बारे में उन्होंने जिक्र किया है अपनी इस आत्मकथा में। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में जो ये रचनाएं दी गई हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। संक्षेप में मैंने सारी चीज़ें बता दिया। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नया बैच प्रारंभ है, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हैं तो ही हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए। इस नंबर पर संपर्क करिए। अगर पूर्ण समर्पित अपने लक्ष्य के प्रति नहीं है तो टाइम पास करने के लिए हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। आप अपना पैसा बर्बाद ना करें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होगी। लगातार आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज का उत्तर आपको देना ही देना होगा। ये नहीं सुना जाएगा कि सर आज मुझे समय नहीं मिला, हम पढ़ नहीं पाए, किसी भी कारण से नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होगा। आपको करना है तो करना है। प्रतिदिन नियमबद्ध आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाना, और आपको आपके लक्ष्य तक तभी पहुँचा सकते हैं जब आप नियमबद्ध तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ लगातार आप चलते रहेंगे। तभी तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि जो प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे आपको, वो हमारे ही नोट से आपको मिलेंगे। उसका कारण यही है कि सिलेबस का कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाता है। जहां जहां प्रश्न बनने की संभावना है वो सारी चीज़ें आपको कराई जाती हैं। अलग से कोई भी पुस्तक ना खरीदने की ज़रूरत है, ना अलग से कोई मैटर लेकर पढ़ने की ज़रूरत है। जितनी आपको प्रश्नोत्तरी मिले, टेस्ट सीरीज मिले, जितनी लाइव क्लास मिले, PDF मिले, वीडियो लेक्चर मिले, अगर पूरी ईमानदारी के साथ आप वही कर लेते हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि आप सफल होंगे। अब परीक्षा में कर पाना ना कर पाना वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है मैं अपने कर्तव्य पर पूरी तरीके से अडिग हूँ और अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ। आप भी जुड़ें, आप भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचें। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।